अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मलिक जहांगीर इकबाल, और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों का एक कॉम्प्लेक्स मौजू है। बात करेंगे आज हम बैंकिंग सेक्टर पे, कि बैंकिंग सेक्टर है, हमने बचपन से सुना है इसके बारे में कि ये सूदी निज़ाम है, हराम निज़ाम है। फिर एक वक्त आया जब हमने इस्लामिक बैंकिंग का नाम सुना और बड़ी कन्फ्यूजन हुई कि यार अगर ये एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जो सूद पे चल रहा है तो फिर इस्लामिक निज़ाम क्या होगा। तो जिस तरह आप लोगों के दिमाग में सवाल होंगे वैसे मेरे दिमाग में बड़े सवाल हैं इस हवाले से। तो लिहाजा इसीलिए मैंने दावत दी आज अपने दो दोस्तों को। सबसे पहले अल्ताफ़ वज़ीर साहब रेड शर्ट में बैठे हैं, ACCA क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और हमेशा हमारी बहस चलती रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ख़ासतौर पर फाइनेंस रिलेटेड। क्योंकि दूसरी जानिब मेरे बचपन के दोस्त काजी अहमद हारिस साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, बड़ा काम किया इन्होंने ख़ासतौर पर फाइनेंस के हवाले से, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों से बेहतर मेरे पास कोई मेहमान हो सकते थे जो इस मौजूद पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम काजी हारिस साहब से। काजी हारिस साहब, इधर उधर की नहीं करते, सीधी बात करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग क्या है? क्या है इस्लामिक बैंकिंग भाई? हाँ, ये अच्छा है कि आपने डायरेक्ट ही मौजू पे आ गए। हाँ। इस्लामिक बैंकिंग को ना, अगर हम ये जो वर्ड है इस्लामिक और बैंकिंग ना, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस्लामिक तो आपको समझ में आ गया, कोई चीज़ है जो इस रिलीजन से रिलेटेड है। बैंकिंग क्या एक्चुअली, तो हम ये समझ लेते हैं कि बैंक की ना डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट डेफिनेशन बैंक की गिवन है, ऑब्वियसली अगर आप देखें ना इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो बैंक एक्चुअली एक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है ना। बैंक करता क्या है, बैंक करेगा ये कि फॉर एग्जांपल अल्ताफ़ भाई ने बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक वो पैसे लेगा और बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देगा, चाहे लोन दे दे, चाहे एक्स कुछ भी तरीके से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देगा, आपसे प्रॉफिट लेगा, इनको प्रॉफिट देगा और बीच में कोई एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रख लेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपसे 10% लिया उसने प्रॉफिट, इनको 8% या तो बीच में 2% बैंक का हो गया। तो बैंक की असल में डेफिनेशन क्या है? बैंक की डेफिनेशन ये है कि बैंक डिपॉजिट करेगा पैसे और बैंक आगे कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देगा। बैंक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है, बस। सही है। अब लोग ये कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बैंक इस्लामिक हो जाए। तो देखें, ये चीज़ समझ लीजिए कि बैंक अगर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये वो सर्विसेज जो पैसे से रिलेटेड है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि पैसे से रिलेटेड सर्विसेज सिर्फ सूद पे ही प्रोवाइड की जाए। 50 और मेथड्स हो सकते हैं सूद के हट के भी। तो अगर हम ये कहें कि बैंक एक इस्लामिक हो सकता है तो उसमें ऐसा आपको कभी कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। और लाजमी सी बात यह है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें ना, बैंक की आजकल की इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज हैं कि लोग ये कहते हैं कि यार जो इकोनॉमिस्ट हैं ख़ास तौर पे, कि बैंकिंग के बगैर आजकल की ये इकोनॉमी चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर अल्ताफ़ आप इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे, कि देखें बैंक ना सिर्फ एज आज की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में एज अ इंटरमीडिएटरी ही सिर्फ काम नहीं कर रहा है। बैंक मनी जनरेट कर रहा है। बैंक लिटरली मनी, आपने तो यही सुना होगा कि पैसा जनरेट करना सिर्फ स्टेट बैंक का काम है, लेकिन आपकी गली के किनारे पर जो एक छोटी सी ब्रांच खुली हुई है ना किसी भी एक्सवाइजेड बैंक की, ये भी पैसा जनरेट कर रहा है। ये पैसा लिटरली पैदा कर रहा है। कैसे, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सपोज करें जहांगीर आपके पास 1 लाख रुपए थे। आपने 1 लाख रुपए जाके अपनी गली के कॉर्नर पे मौजूद एक बैंक की ब्रांच में जमा करा दिए, करंट अकाउंट में रखवा दिए। आपके पास कितने रुपए हैं इस वक्त? बैंक में रखवा दिया आपने, 1 लाख रुपए हैं आपके पास बिल्कुल है। क्योंकि आपके कार्ड में मौजूद है। लेकिन वो बैंक आपके 1 लाख रुपए अपनी उस तिजोरी में, अपनी उस दराज में रखा नहीं रहेगा, सर्कुलेट करेगा वो उसको। सर्कुलेट। लेकिन बैंक को पीछे स्टेट बैंक इस बात का पाबंद करेगा एक रिजर्व डिपॉजिट रेशो के तहत, कि आप ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आपने सारे लोगों के पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और कल लोग एटीएम्स पे खड़े हुए और पैसे नहीं निकल रहे हुए तो मसला हो जाएगा। तो बैंक एक रिजर्व डिपॉजिट रेशो देता है स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को, कि इस रिजर्व डिपॉजिट रेशो को आप थ्रेशोल्ड बनाएंगे, इसको अबूर नहीं करेंगे। यानी 30%, सपोज कर लेते हैं 30% रिजर्व डिपॉजिट रेशो दिया, कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स 100 रुपये रखवाता है तो उसका 30% आपको लाजमी लिक्विड कैश में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऊपर नीचे होता रहता है ये। अब उसमें क्या होगा कि बैंक 1 लाख रुपए आपके लिए बैंक ने, और 70,000 रुपये अब जाके अल्ताफ को, उन्होंने, अल्ताफ आया बैंक के पास, उसने बोला मुझे जो है लोन चाहिए। बैंक ने अब 70,000 रुपये उठा के अल्ताफ को दे दिए। अब आप मुझे बताएं आपके पास कितने रुपए हैं? मेरे पास तो लाख रुपए 1 लाख रुपए हैं। हाँ। 70,000 अल्ताफ के पास भी आ गए, लेकिन असल में पैसे तो 1 ही लाख हैं। आपकी गली के कॉर्नर पे मौजूद एक बैंक ने 70,000 रुपये जनरेट कर दिए। ये 70,000 रुपये जाके किसी और एक्सवाइजेड बैंक में जमा कराएंगे, वो 30% रिजर्व डिपॉजिट रेशो रख के 21,000
वो फिर आगे 49,000 किसी एक्सपेडेट को दे देगा। इतना बड़ा रोल है ना कमर्शियल बैंक्स का कि उस कमर्शियल बैंक के बगैर आजकल की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज चलाना, हम कहते हैं ना इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड करो, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड करो, उसका रीज़न यही होता है। अब सवाल ये है कि अब हमें पता है कि भाई इस बैंकिंग के चैनल के हट के हम इकोनॉमीज नहीं चला सकते। बहुत आइडियल सा एक आपको लग रहा होता है माहौल कि भाई बैंकिंग के बगैर सब कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, कोई किसी से प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन ये ख्याली दुनिया है ना। मतलब बहुत अच्छा हो अगर ऐसा हो, लेकिन अब नहीं है। तो हमें इस सिस्टम में रहते हुए हमें कोई ना कोई इस्लामी तालीमात के थ्रू एक ऐसा चैनल, एक ऐसी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिसमें हम बैंक को उस सूद से जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, उस जगह से निकाल के हम एक ऐसे मेथड की तरफ लेकर आए जो अल्लाह और उसके रसूल ने जायज़ किया है, और हो उसके क्लोज, उसके करीब हो। जाहिर है वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सूद है, वो तो हराम है। हम कोशिशें करेंगे लोगों को इतनी करीब तक लेके जाएं कि वो लोग बोले यार वो छोड़ दो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ आ जाओ, ये कम से कम हलाल तो है। इस चीज़ का नाम इस्लामिक बैंकिंग है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई इस्लामिक बैंकिंग कैसे हो सकती है, क्या इस्लामिक सेकुलरिज्म हो सकता है, क्या इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकती है, वो इस पर बड़े क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक सवाल ये भी होता है कि जिस बर्तन में हराम पक रहा हो उसी बर्तन में जो है फिर हलाल आप पकाना शुरू करो तो थोड़ी सा दिल तो ख़राब होता है ना इंसान का। तो अच्छा। यहाँ पे ये चीज़ है कि अब एक बैंक है, मेरा बैंक मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो कन्वेंशनल बैंकिंग जिस तरह का होता है वैसे बैंकिंग है। अब उसने अपना एक नया एक ब्रांच खोल ली, अपना एक नया डिपार्ट बना लिया है कि भाई जहांगीर आप ऐसा करें कि आप हमारी बैंक में इस्लामिक बैंकिंग का अकाउंट खोल लें। सही है। अब एक ही बैंक में दो किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। इसको कहते हैं विंडो बैंकिंग ना, विंडो इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। आप एक काम करें, आपके पास 10 के नोट हैं, मौजूद हैं? हाँ मैं बस हूँ, ज़रा 4-5 मुझे 10 के नोट 10 ही के होते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं। यार मोइज़ भाई आप भी 10 के नोट है। ये एक 10 का नोट आप लें, अल्ताफ भाई वापस कर देना भाई। जहांगीर एक तुम लो, मोइज़ भाई एक 10 का नोट ना आप भी लीजिए। सही है। ओके। अच्छा भाई ये 30 रुपए तो मैंने ऐसे ही रख दी। अब ये 30 रुपए आप लोगों के पास हैं, सपोज कर लेते हैं आप इन 10-10 रुपए के ओनर हैं। सही है। अब जहांगीर भाई मैंने आपसे 10 रुपए लिए, लाए मुझे दें। अल्ताफ भाई मैंने आपसे 10 रुपए ले लिए, मोइज़ भाई 10 रुपए दें। सही नहीं, अभी खड़े रहें। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने यूं कर दिया, शफल कर दिया। ये ले अल्ताफ भाई, ये ले जहांगीर भाई, ये ले मोइज़ भाई। हाँ ये देखो अल्ताफ। सही है। आप में से किसी को कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। आप में से किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मुझे वो वाला नोट 10 का क्यों नहीं दिया जो मैंने आपको दिया था? ये क्लियर एविडेंस है इस बात का कि समन यानी पैसे मुतय्यन करने से या स्पेसिफाइड करने से स्पेसिफाई होते ही नहीं है। इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है, आपने मुझे 5,000 का नोट दिया कि ये अमानत रख लो कादी साहब मेरी। आप परसों मेरे पास आए और आपने मुझे बोला मेरी अमानत वापस करो, मैंने 5,000 के नोट आपको दे दिए। क्या आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कादी साहब मैंने तो आपको 5,000 का नोट दिया था? नहीं। इससे एक चीज पता चलती है कि पैसा, नोट, ये जो पैसा, ये जो नोट है, ये मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होते, यानी स्पेसिफाई करने से या पिन पॉइंट करने से पिन पॉइंट नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट द पेपर, इट्स अबाउट बिल्कुल वैल्यू। अब मसला ये है कि अगर सपोज कर लेते हैं एक ऐसा बैंक है, ये वापस कर दें भाई। हाँ, हाँ, ये ये भाई, मेरा ध्यान सारा यहीं रहता वरना। अब इसमें सीन ये है कि आप ये चीज समझ आ गई आपको। अब एक बैंक जिसमें एक विंडो यहां पर इस्लामिक की है, यहां कन्वेंशनल की है, ये दोनों एक ही दराज में पैसे डाल रहे हैं। तो जो बंदा इस विंडो से इस्लामिक बैंक से पैसे दे रहा है और जो बंदा इस कन्वेंशनल बैंक से पैसे दे रहा है, अगरचे एक ही दराज में जा रहे हो, लेकिन चूंकि स्पेसिफाइड नहीं हो सकते, पिन पॉइंट नहीं हो रहे, जब तक ये इस्लामिक बैंक वाला किसी गलत जगह पे इस कैश को, जो रिकॉर्ड हो रहा है ऑब्वियसली पेपर्स में, कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड हो रहा है, किसी गलत जगह पे, गैर शरई जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक ये पैसा हराम नहीं होगा, तब तक इसका प्रॉफिट हराम नहीं होगा। एक ही डेस्क पर बैठे हुए अगर एक शख्स दो ऑपरेशन अंजाम दे रहा है जो कन्वेंशनल हैं और इस्लामिक हैं, तो अगरचे एक दराज में पैसे जा रहे हो, एक ही बैंक में पैसे जा रहे हो, एक ही अकाउंट में पैसे जा रहे हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड अलग है, इन्वेस्टमेंट्स प्लान अलग है, और अलग अलग जगहों पे पोर्टफोलियोज पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। कन्वेंशनल कहीं भी इन्वेस्ट हो रहा है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इस्लामिक लाजमी तौर पे ऐसी जगह इन्वेस्ट होनी चाहिए जिसने शरीयत ने जिसको हलाल करार दिया। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने इस्लामिक बैंकिंग में पैसा दिया तो वो पैसा बैंक सूद में किसी और को नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं दे सकता, सवाल ही नहीं पैदा और ऐसा होता है कि नहीं देता? बिल्कुल होता है ऐसा।
ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आप एक इस्लामिक बैंक के पास, चाहे वो विंडो ही हो, आप किसी इस्लामिक बैंक के पास पैसा रखवाने के लिए जाएं और वो आपको सूद पे जो है ना आगे आपका पैसा सूद पे इन्वेस्ट कर दे। जैसे आप कह रहे हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स में जैसे कॉस्ट सेंटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किचन है या कोई मेंटेनेंस है, कॉस्ट सेंटर हो गया। इसी तरह एक बैंक के दो प्रॉफिट सेंटर है, एक इस्लामिक है और एक कन्वेंशनल है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बीच में कोई इंटर पार्टी है, इंटर कंपनी है, इंटर प्रॉफिट सेंटर ट्रांसफर्स नहीं हो रहे, ऐसा ही है, कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रही, ऐसा ही है, अलग अलग डिवीजन रखे हुए बिल्कुल हैं। ऐसा ही। ठीक है, अब इसमें ना ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसमें पैसे मिक्स होने का भी कोई सीन नहीं है। इसी वजह से ना लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक बैंक कन्वेंशनल चल रहा है, उसके साथ ही आपने एक विंडो खोली हुई है इस्लामिक बैंक की, तो हमें यहाँ पे क्लियरली इसका पता चल गया कि भाई अगर जहाँ जहाँ तक इन दोनों के ऑपरेशंस डिफरेंट हैं, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, प्रॉफिट दोनों का डिफरेंट अलग जगहों से आ रहा है, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मुझे एक तारीफ बताएं। हमने सुना है बचपन से सूद, ठीक है, क्या सूद अलिफ से लेकर ये तक सब सूद ही है, या इसमें कोई गुंजाइश निकाली गई है कि यार ये सूद है या इस तरह की टर्म्स हैं, इसको ये हलाल है या इस टाइप की जो टर्म्स हैं वो हराम है? मुझे ये थोड़ी सी चीज़ें ना तो परेशान करती हैं इसमें। यार ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ना पर्सनल, तो उसमें होता है कि वो अक्सर कहते हैं हमने रेंज सेट कर दी, 5 से 7% देंगे आपको। तो मैं पूछता हूँ भाई ये क्या है, वो बोलते हैं तो इस्लामिक हो गया। जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्यों फिक्स कर दिया हमने भाई। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी किसी बंदे ने किसी उसके अंदर, तो वो कैसे, वो किसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार सबसे पहले ना हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या, सूद की डेफिनेशन क्या है। देखें सूद ना सूरह बकरा में बहुत अल्लाह ताला ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और अल्लाह ने बताया कि भाई सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग की तरह है। तो हम समझ लेते हैं सूद की असल में दो टाइप्स हैं। मैं उन दोनों को डिफाइन करूंगा तो खुद ब खुद सूद समझ में आ जाएगा आपको है क्या। एक है रिबन नसिया और एक है रिबल फजल। हदीस में बड़ी क्लियरली रिबन नसिया क्या है, रिबन नसिया में ये है कि आप जो है ना टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन पे, टाइम गुजरने पे आप किसी कर्ज पे प्रॉफिट हासिल करते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की नरेशन है, कुल्लू कर्दिन जर्रा मनफातन फॉर रिबा, एवरी लोन दैट ड्रॉस प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज रिबा। हर वो कर्जा जिस पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं टाइम गुजरने के बाद, वो रिबा है। मैंने आपको 1000 रुपये दिए और मैंने आपसे बोला भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप मुझे 1100 रुपये वापस कर दीजिएगा, 1200 रुपये वापस कर दीजिएगा। ये हज़ार पे 100 रुपये या 200 रुपये जो मैंने ऊपर लिए हैं, ये रिबा है। ये तो बड़ी क्लियर सी है, इसमें तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड क्या है, रिबल फजल। रिबल फजल के बारे में ना होली प्रॉफिट की हदीस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ज़रा ना। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ें मेंशन की, सोना, चांदी, नमक, गेहूँ और नमक भी हो गया, खजूर भी आप अलैहिस्सलाम ने मेंशन किया उसमें। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये चीज़ें जब बार्टर सिस्टम के तहत आपस में एक दूसरे से आप एक्सचेंज करें तो 2 कंडीशंस लाजमी रखें उसमें। एक कंडीशन तो ये कि दोनों क्वांटिटीज़ बराबर होनी चाहिए और ऑन स्पॉट होनी चाहिए। अगर आपने क्वांटिटीज़ चेंज कर दी या आपने पेमेंट ऑन स्पॉट नहीं की तो रिबा आ जाएगा। ओ मज़े की चीज़ ये। और एक चीज़ मज़े की है कि ये पूरा सूद ये एक्चुअली डिपेंड ही बार्टर पे करता है। यानी अगर खजूर के आगे एवज ले रहे हैं आप, तो 1 किलो खजूर यहाँ भी होनी चाहिए, 1 वहाँ भी होनी चाहिए, और ऑन स्पॉट आप 1 खजूर 1 किलो दें और 1 किलो वो दे। आप बोलेंगे यार ये ट्रांजेक्शन करेगा कौन, क्यों करेगा कि भाई 1 किलो खजूर आप मुझसे लें, 1 किलो खजूर मुझे दे दें, इस ट्रांजेक्शन का फ़ायदा क्या है? तो इस्लाम यही तो चाहता है दरवाज़ा बंद करे। उसमें होगा क्या कि अगर आपने 1 किलो दी, उसने 1.25 किलो दी, इंटरेस्ट का एलिमेंट आ गया। आपने 1 किलो दी, उसने बोला मैं 1 किलो ही दूंगा लेकिन परसों दूंगा, रेट्स का डिफरेंस, फिर वही इंटरेस्ट का एलिमेंट आ गया। तो फिर उसकी तिजारत कैसे होगी उसकी? हाँ, अब आप अलैहिस्सलाम ने बोला ये सेम कमोडिटीज़ में अगर है तो, और अगर फॉर एग्जाम्पल सेम कमोडिटीज़ नहीं है, इसी में फिर फुकाहा ने बड़ी डिटेल जो है ना इस पे वो की कि अगर सेम कमोडिटीज़ नहीं है, डिफरेंट कमोडिटी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल खजूर है, हाँ, अगर कमोडिटी सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल खजूर के अगेंस्ट सपोज कर लेते हैं आटा है, या खजूर के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल नमक है या केले हैं, तो उसमें फिर ये अलाउ हो जाता है। अब यहाँ पे ना फुकाहा ने 2, ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन है वैसे तो, लेकिन फुकाहा ने जो है ना इस पे गौर किया कि क्या सिर्फ यही 6 चीज़ें जो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है, उसके अलावा भी सारी कमोडिटीज़। तो फिर फुकाहा ने कहा कि 2 सिमिलैरिटीज़ हमने इन चीज़ में निकाली हैं कि वो 2 सिमिलैरिटीज़ अगर पाई जाएँ तो वो किसी भी चीज़ में हो, उसको बार्टर सिस्टम के तहत हम फिर उसको ये कहेंगे कि बराबर सराबर बेचें और ऑन स्पॉट बेचें। अच्छा, एक मेरा सवाल है, आप इस्लामिक बैंकिंग है और एक कन्वेंशनल बैंकिंग है, फिर हम सुनते हैं कॉस्ट सिस्टम भी है ज़कात का, सही है ना? तो पर्पस क्या है कि भाई
देखिए ज़कात का पर्पज़ क्या है? ज़कात का पर्पज़ ये, अगर आपको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है तो आप कुछ बांटें लोगों में, और हर बंदा एक एक्टिविटी करता रहे, पूरी सोसाइटी में पैसा सर्कुलेट होता रहे, हर किसी की ज़रूरत पूरी होती रहे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ज़कात, कि आप ज़कात टाइम पे दें टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर सोसाइटी, और आप एक नॉर्मल टैक्स लगा दें जो पहले ज़माने में जिजिया हुआ करता था। वाई वॉज देयर अ नीड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग? क्योंकि अभी आपने पहले एग्जाम्पल दी थी कि भाई 70-30 का रेशो है, 30% आपने वो कर दिया, और आप कह रहे हैं इकॉनमी नहीं चल रही। मैंने उस दिन डॉक्टर सराह की भी, मैं काफ़ी स्टूडेंट रह चुका हूँ, उनकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, उन्होंने गाड़ी बेचते हैं, फॉर एग्जांपल वो गाड़ियाँ बेचते हैं, बट उन्होंने पैसा बैंक में भी रखा हुआ है, और उनकी जब आप फाइनेंशियल अकाउंट देखते हो तो अदर इनकम का सेक्शन आता है, अदर इनकम में आता है इंटरेस्ट रिसीव, तो वो भी तो एक कंपनी सूद से भी कमा रही है, इस गाड़ी बेचने के अलावा इंटरेस्ट इनकम से भी कमा रही है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता, आपको पता है उनके पास बहुत बिलियंस में अमाउंट होती थी, वो बिलियंस में पैसे पड़े हुए सेविंग अकाउंट में, वो भी टोटल इनकम का वो है। फिर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको जो पैसे में सैलरी मिल रही है, अब उसके ऊपर भी शायद मेरे ख्याल से कोई रूल है कि अगर आपकी पूरी एम्प्लॉयर जो है वो इतना परसेंट अब मेन प्रोडक्ट बेच के कर कमा रहा है, इतना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट इनकम से कमा रहा है, वो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसके बारे में क्या होगा एम्प्लॉय के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ज़कात पे क्यों नहीं इंपॉर्टेंस पे की, अदर देन कि पूरे इस्लामिक सिस्टम खड़ा कर दिया, मतलब नीड इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम खड़ा कर दिया, नीड क्या है, लाइक व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर दिस थिंग? देखिए मैं ये लाइक इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग बैंकिंग आउट ऑफ, लाइक बिल्कुल बैंकिंग और उड़ा देते आप, बैंकिंग को आप उड़ा देते, आप एक कुछ और सिस्टम ले आते, या कोई आप इस्लामिक बैंकिंग ना लाते, आप ज़कात पे फोकस कर लेते, ज़कात के किसी तरह इकॉनमी चला लेते। इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखें, एक इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं पहले तो सेकंड वाले का। आप असल में ये समझ रहे हैं कि बैंकिंग के पैरेलल हमने कोई चैनल खड़ा किया इस्लामिक बैंकिंग का, ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग में जो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है ना, जैसे मुजारबा की एग्जांपल हम लेते हैं, मुजारबा की एग्जांपल हमें होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम पे मिल जाएंगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को साथ किया होली प्रॉफिट के साथ कि आप मेरा ही सामान लेके जाएं, शाम में बेचें, वापस आएं, जो प्रॉफिट होगा हम इतना इतना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मुजारबा है ये। यार देखो, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जैसे इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना को तुम कंपेयर कर लो ट्रेड फाइनेंस से। इस्तिस्ना में क्या होता है कि भाई मैं फैक्ट्री का ओनर हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल 10 वॉलेट बनाने हैं, अब 10 वॉलेट बनाने के लिए मैंने कोई 20 किलो चमड़ा लूंगा मैं, सही है, अब मेरे पास पैसे नहीं चमड़ा लेने के, बट सम हाउ द बैंक कम्स के मैं आपको पैसे दे दूंगा कि भाई आप चमड़ा ले लो, आपने चमड़ा पकड़ा, आपने प्रोसेस किया, वॉलेट बनाया, वॉलेट को बेचा, उसकी जो प्रोसीड्स है उसमें से मैंने वापस कर दिया आपको। सही है, इस्तिस्ना यही है हाँ, ना? यही है। इसी का टक्कर में वो है ट्रेड फाइनेंस है जो बैंकिंग में होता है। सही है। इसी तरह रनिंग मुशारका है, वो डिमिनिशिंग मुशारका जो आपने से बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, वो भी आप चलो एक्सप्लेन करते हैं तो छोटा करके। डिमिनिशिंग मुशारका के चक्कर में जैसे रनिंग फाइनेंस है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, उसके टक्कर में आपने ले लिया डिमिनिशिंग मुशारका। तो ये थोड़ा क्या मतलब चीज तो वही है ना, एसेस तो वही चल रहा है। देखें ना, ये असल में वही क्वेश्चन जो ना हम लोग पीछे बैठ के बात भी कर रहे थे कि लोग यूजुअली कहते हैं यार आउटकम सेम है। एग्जैक्टली। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कन्वेंशनल बैंक में जा रहा है, वो 1 करोड़ रुपए पे 1 करोड़ रुपए लोन ले रहा है और 1.5 करोड़ रुपए पे कर रहा है, और एक बंदा इस्लामिक बैंक में जा रहा है, वो 1 करोड़ रुपए पर्सनल लोन तो नहीं देंगे आपको, लेकिन वो डिमिनिशिंग मुशारका कर रहे हैं, मुशारका कर रहे हैं, मुजारबा कर रहे हैं, इस्तिस्ना एक्स कुछ भी कर रहे हैं, अलमुख्तसर ये इस्लामी टोपी पे ला रहे हैं। हाँ, वो पैसे उतने ही देने पड़ रहे हैं। देखें, आउटकम सेम हो सकता है चीज़ों का, लेकिन प्रोसीजर जो उसका दरमियान में जो तरीका है ना, वो उसके हलाल और हराम होने को मतलब वो डिफाइन करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक बकरा लिया, मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के उसको धिबा किया, मैंने उसकी खाल उतारी, उसके गोश्त बनाया, मैंने सालन बनाया, वो हलाल हो गया, दूसरे पे आपने अजान नहीं पढ़ी, दूसरी तरफ मैंने अल्लाह अकबर नहीं बोला, मैंने कुछ एक्सपेक्ट पढ़ लिया, मैंने उसको काटा, खाल उतारी, गोश्त बना लिया, सालन वो हराम है। आउटकम सेम है दोनों का, दोनों ही सालन है, शायद जायके में भी फ़र्क ना हो, लेकिन दोनों आउटकम सेम है। अब आप बोलेंगे आउटकम देख के कि यार ये क्या फ़ायदा हुआ, एक हलाल है और एक हराम है। सब प्रोसीजर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज कर लेते हैं, ये एक गया कन्वेंशनल बैंक के पास, इसने बोला भाई मुझे 1 करोड़ रुपए आप दें। कन्वेंशनल बैंक ने बोला भाई आप कितना क्या करना है, कन्वेंशनल बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं। कन्वेंशनल बैंक बोलेगा ये लें 1 करोड़ रुपए, उसने मॉर्टगेज देखा, उसने सिक्योरिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें, उसने 1.5 करोड़ रुपए का प्लान बना दिया, आप 10 साल में 1.5 करोड़ मुझे वापस करेंगे, प्लान बना के दे दिया, अभी किस्तें भरना शुरू हो गया, 1.5 करोड़, ये 50 लाख सीधा सीधा सूद है जो ये पे कर रहा है। आप गए इस्लामिक बैंक के पास, आपने बोला भाई मुझे 1.5 करोड़ चाहिए, इस्लामिक बैंक बोलेगा मैं तो पैसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको पैसे दिए 1 करोड़, मुझे वापस भी 1 करोड़ लेने पड़ेंगे, और 1 करोड़ मेरा तो लॉस है। और अगर मैंने 1 करोड़ 1 रुपया भी ले लिया तो कुल्लू कर दिन जर्रा मनफातन फॉर रिबा, एवरी लोन दैट डस ड्रॉस प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज रिबा। बैंक आपको बोलेगा आपको करना क्या है, आप बोलेंगे सर मुझे असल में घर खरीदना था 2 करोड़ का, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ है,
तो अब मैं चाह रहा हूँ कि वो घर ले लूँ, आप मुझे 1 करोड़ दे दें, मैं 2 करोड़ का घर जाके ले लूँगा। बैंक बोलेगा इस तरह नहीं करते, हम एक काम करते हैं, दोनों मिलके घर ले लेते हैं। अब होगा ये, आधा घर आपका है पर्सनल, ओके आधे में बैंक ने 1 करोड़ रुपए डाल दिया। अब आधा घर आपका, आधा बैंक का है, ऐसा ही है। अब बैंक ने आपको बोला सही, आप इस घर में रहें, इस घर में चूंकि आधा मेरा है, एक तो काम ये करना पड़ेगा, आपको आधे घर का लोन, वो रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे घर में रह रहे हैं ना आधे घर में, पहली चीज तो ये। दूसरा, मैं आपको प्लान बना के दे दूंगा, आप आहिस्ता आहिस्ता ये आधा आधा घर खरीदते रहें। अब आधा आधा घर आप आहिस्ता आहिस्ता खरीदते रहेंगे, आपका पीछे से यूनिट जो है ना, वो पीछे जो गिर रहे हैं, उससे आपका रेंट कम होता जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप पूरे घर के Ownership बढ़ रही है आपकी। ओनरशिप बढ़ रही है आपकी। ये तो इसराइल फलस्तीन वाला सीन हो गया ना, हाँ, अब ऐसा यार कब्जा ऐसा किया जा रहा है फलस्तीन पे। तो वो बैंक ने आपको दे दिए। अब होगा ये कि बैंक वो 1 करोड़ रुपए आपसे ले लेगा इवेंचुअली, क्योंकि आधा घर आपको आहिस्ता आहिस्ता आप परचेज कर रहे हैं। तो वो जो रेंट आपसे लिया है बैंक ने इन 10 सालों में, वो बैंक का प्रॉफिट है। सही। अच्छा, अब मैं एक लेमैन बड़ी ना, मिसाल के तौर पे मुझे अब गाड़ी खरीदनी है, हाँ। कि इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ उठानी है, हम्म। तो वो इसी तरह काम करेगा वो सारा प्रोसेस? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डिमिनिशिंग मुशारका हो, कभी कभी डिमिनिशिंग मुशारका होता है, कभी कभी इजारा होता है। इजारा जो है वो, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ। जी जी, मैंने किस्तों पे मोबाइल उठा लिया, सही है। ठीक है। अब घर का तो समझ में आ गया भाई कि उसकी आधे का मालिक तो रेंट पे कर रहा है। अब मैंने मोबाइल उठा लिया किस्तों पे, जो कि डेप्रिशिएट हो रहा है। एग्जैक्टली, उसका क्या सीन होगा? डेप्रिशिएट होने का या ना होने का, इससे ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये माइक बेचा, सपोज कर लेते हैं माइक था 1 लाख रुपए का, मुझे इससे क्या गर्ज है कि मैं ये सोचूं कि अगर मैंने आपको ये 1 लाख रुपए का माइक बेचा है तो 5 महीने बाद ही 50,000 का होगा, डेप्रिशिएट हो चुका होगा, मुझे इससे क्या लेना देना भाई। बड़े बात बताओ ना, हम्म, एक चीज इन वैल्यू इन रियलिटी डिप्रिशिएट हो रही है, बट आपने शुरू से उसकी कॉस्ट प्राइस पे Fix आप कर लेके दी। चल रहे हो। डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? एक चीज समझ लें, देखें, हाँ। 1 लाख रुपए का मैंने आपको ये माइक बेचा। अब 2 चीजें हैं, मैंने आपको बोला यार ये 1 लाख रुपए मुझे अभी दे दो, या दूसरी सूरत ये मैंने आपसे बोला 5 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए दे देना। दोनों में क्या मसला है? कोई मसला तो नहीं है, सही है। यही है इंस्टॉलमेंट। आपके पास पैसे नहीं थे, अब मैंने आपको कहा कि भाई ये माइक 1 लाख रुपए का है, अगर अभी दे रहे हो तो सही है, 1 लाख रुपए मैं अभी ले लेता हूँ, अगर नहीं दे रहे तो 5 महीने बाद मुझे दे देना। अब आप 5 महीने बाद आ रहे हैं, बोल रहे हैं यार मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, ये तो अब इस वक्त 50,000 का है माइक। मैं बोलूँगा भाई जिस वक्त आपने मुझसे लिया था उस वक्त 1 लाख का बट था। बैंक को क्या फायदा हुआ पूरी डील में जब बैंक ने एक्स्ट्रा कुछ रखा ही नहीं है? नहीं, बैंक एक्स्ट्रा रखता है। कैसे? वो तो इंटरेस्ट नहीं हुआ। बैंक अभी चलें, बैंक को तो फिलहाल एलिमिनेट मैं करते आपको हैं। एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने माइक लिया, हाँ सही है। माइक था 1 लाख रुपए का, आपके पास, जैसे जहांगीर की एग्जांपल लेते हैं ना, जहांगीर ने मोबाइल फ़ोन लिया 5 लाख रुपए का, सही है, 5 लाख का मोबाइल लिया, जहांगीर का पैसे नहीं थे, जहांगीर ने बैंक को बोला मुझे किस्तों पे चाहिए, सही है। बैंक ने 6 महीने का प्लान बनाया। अब बैंक जब डिवाइड करेगा 5 लाख को डिवाइड बाई 6 करेगा, अगर वो एग्जैक्ट अमाउंट मैच हुई तो इन केस तो बैंक के पास कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा ही। बैंक तो क्यों बैंक करेगा? पता है क्या करेगा? क्या करेगा? हाउ डू बैंक बैंक क्या, money? कोई भी, मैं इसी वजह से कह रहा था, हाँ। बैंक को फिलहाल अगर हम साइड पे करें, कोई भी किसी भी जगह आप जाएं, इवन दुकानों में भी जाए ना, वो कहते हैं कि भाई कैश पे मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त 1 लाख रुपए का, और अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट बनाना चाह रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये 1,20,000 का 1,30,000 का। तो जो एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट पे काउंट नहीं, नहीं अब होंगे इंटरेस्ट में नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है? क्या? रिबन नसिया वाली बात हमारी पूरी नहीं हुई थी ना, दरअसल यही मसला है ना, हम इंटरेस्ट असल में समझ ही नहीं पा रहे इंटरेस्ट है क्या। ये रिबन नसिया तो है नहीं जिसमें कुल्लू कर दिन जर्रा मनफातन फॉर रिबा, एवरी लोन दैट ड्रॉस प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज रिबा। लोन का तो सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोन ये होता है कि जिसमें आप पैसे देते हैं और आप उसको बोलते हैं ये लोन है, वो 1 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद वापस करता है। यहाँ लोन नहीं, यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज हुई है। दूसरी चीज़ है रिबल फज्ल, उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ कमोडिटी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ कमोडिटी माइक है, माइक के अगेंस्ट पैसे हैं। शरीयत में किसी भी जगह पर यह ममनू नहीं है कि अगर आप ये कहें कि ये चीज़, चले मैं इसको रिवर्स करता हूँ, फर्ज करें, अच्छा मैं इसको रिवर्स करता हूँ। आपने नहीं, वर्किंग कैपिटल से लिंक कर दिया है इसको, ऐसा ही है बिल्कुल। कि कंपनी है, हाँ। जैसे कंपनी, अगर जहांगीर को कंपनी समझे हम, तो जहांगीर ने बोला कि मेरी वर्किंग कैपिटल नीड से मसला आ रहा है, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मोबाइल, मैं बाद में अफोर्ड करूंगा, तो आपने वर्किंग कैपिटल के, अपने वर्किंग कैपिटल के लिहाज से इसको ये बोल दिया कि अगर आप अभी फॉरेन पेमेंट करते हो तो उतने का ले लो, 3 महीने बाद पेमेंट करते हो उतने का ले लो। बिल्कुल, ये बट मेरा पॉइंट ये है कि जब आप 1 रुपये भी, आपने जैसे शुरू में कहा था एक्स्ट्रा चार्ज किया मैंने मोबाइल के ऊपर, 5 लाख का मोबाइल था, मैंने 5,20 ले लिए उसे, 5,30 ले लिए, 5,50 ले लिए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगी? वो रिबा नहीं है, वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ही है। जायज़ मुनाफा है या सही मुनाफा है? जायज़ मुनाफा है बिल्कुल। मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। देखें, सपोज करें आप मेरे पास ये मोबाइल लेने के लिए आए,
अल्ताफ मेरे पास मोबाइल लेने के लिए आया। हम्म मैंने बोला अल्ताफ भाई ये मोबाइल है 5 लाख रुपए का। अल्ताफ भाई ने बोला सही है 5 लाख रुपए का है, ये ले आप 5 लाख रुपए। मैंने बोला यार आप इस वक्त फ़ौरन पेमेंट कर रहे हैं, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 490, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होता है यार, लोग रेट कम कर देते हैं अगर करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम वन शॉट पेमेंट करो ना। नहीं ना? वो तो इन्फ्लुएंसर भी पेमेंट कम कर देता है कोई प्रॉब्लम जब उसको कोई ब्रांड लागे तो मैं पीआर का काम करता हूँ हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं? वो तो इसी को समझ उल्टा आ गई करो। बट मेरा बात समझो ना, एक्स्ट्रा असल में- 20-30 के लाइक एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये वॉलेट मोबाइल दे यार, मोबाइल फिर से। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया ना उसने। हाँ बस परसेंटेज बढ़ा ये दिया मेरी profit चीज है, मैं इसको 5 लाख की बेचूं या 10 करोड़ की बेचूं मेरी मर्जी है। ओके भाई खरीदना खरीद वरना हाँ, खरीद। नहीं ठीक खरीद। है। अच्छा कई साहब एक आखिरी सवाल दे, मैंने ना अपनी सारी जिंदगी में इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझा हम्म इस्लामिक बैंकिंग को। जाहिर बात है ये एक लेमन लैंग्वेज होती है, उसमें आप कहते हैं जब सूद है तो सब सूद ही है। इस्लामिक बैंकिंग की साजिश है भाई ये भी इसको चलाने की, तो हम तो इसी तरह चलते आए आज तक। मुझे एक बात बताएं, फाइनल क्वेश्चन है कि तमाम बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक के अंडर हैं। हम्म, अब स्टेट बैंक ना कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके नज़दीक इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो उसके रेट्स और टर्म्स कंडीशन लगभग सेम ही होते हैं, पॉलिसी रेट हाँ कुछ काइबोर, सेम होते हैं, हाँ, ठीक है, काइबोर कहते हैं उसको। हम्म। अब ये मुझे बताएं कि कैसे पॉसिबल है किसी इस्लामिक बैंक का उन्हीं रेट्स पे उसी हिसाब से उन्हीं प्रोटोकॉल्स में स्टेट बैंक के अंडर काम करना। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ये भी इसको भी ज़रा समझो ना, काइबोर एक्चुअली है क्या, ये इसको अल्ताफ भी रिलेट करेगा। देखें कोई भी कंट्री ना पॉलिसी रेट एक्चुअली बनाता क्यों है ये समझ लें। पॉलिसी रेट का ना सिर्फ एक मकसद होता है, ज़ेली मकासद और भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मकसद सिर्फ एक होता है, वो ये होता है कि कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शनरी है चाहे वो एक्सपेंशनरी है। मैं इसको एक लेमैन की हैसियत से समझाता हूँ। अगर स्टेट बैंक ये चाहे समझे कि इस वक्त इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा होना चाहिए, तो स्टेट बैंक पता है क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। शाबाश, ऐसा ही ये एक समझ गया बड़ी क्लियरली। और अगर स्टेट बैंक ये चाहेगा कि पैसा इस वक्त मार्केट से मुझे खींच लेना चाहिए, बढ़ा लोगों देगा। बढ़ा देगा। तो 22-23% किया हुआ है मैंने। हाँ, बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, द मोर ऐसा ही इन्फ्लेशन है। वो उससे लिंक्ड ओ। होता है। और वो पैसा इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डाल रहा होता है। पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। IMF ने चूंकि हमारे ऊपर पिछले डंडा सख्त रखा हुआ है 1.5-2 सालों से, तो इस वजह से हमारी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी ही है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमारी नहीं है। इसी वजह से 22 पे गए, अभी मेरे ख्याल में 20 पे आ गए। अब इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक असल में पॉलिसी रेट जो बना रहा है, जिसको हम सूद का रेट कहते हैं, वो दरअसल इसलिए बना रहा है कि कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन करनी होती है कि कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी है। असल में बैंक स्टेट बैंक ही चाह रहा होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोगों को इस रेट से कम पे लोन ना दें, इससे ऊपर दें, अपना इससे ऊपर मार्जिन पे ही दें। अपना मार्जिन ऐड करके। हाँ, जैसे जो काइबोर बैंक प्लस 2 हो गया, बिल्कुल ऐसा ही। ट्रेजरीज में मैंने काफी हाँ। काम किया हुआ है, तो वहाँ पे जैसे काइबोर प्लस काइबोर 1%, 2, हाँ। काइबोर प्लस 2% इस तरह होता था। तो जिस बैंक का कम होता था काइबोर प्लस 1.5 है, एक का काइबोर प्लस 1.2 है, ऐसा आपने ही है। 1.2 से काम कर लिया, 1.5 से काम कर लिया। जब आप डिपॉजिट कर रहे हो, जब आप रनिंग फाइनेंस उठा रहे हो तो आपने कम वाले से ले लिया। वो तो हर बंदा प्रॉफिट लगाता है। अब ये सीन है, अब इसको मैं कंप्लीट करूं कि ना असल में स्टेट बैंक इस बात का पाबंद करता है कि इस रेट से आपको नीचे नहीं रखना। ओके। अब कन्वेंशनल बैंक उस रेट पे सूद कमा रहे होते हैं, इस्लामिक बैंक उस रेट पे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज करें किसी कंट्री में, अगर गोश्त की मार्केट से एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कंट्री ये देख रहा है कि यार आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो जानवर हैं गोश्त खाने वाले ये कम होते जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा भाई गोश्त का रेट कम से कम इतना होगा, इतना % प्रॉफिट बढ़ा देगा वो, ताकि लोग कम खाएं, उसको महंगा पड़ेगा। ओके। सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। और अगर वो कंट्री ये फेस करे, फील करे कि यार न्यूट्रिशंस की कमी वाकई हो रही है लोगों में, तो वो बोल देगा भाई इसको प्रॉफिट मार्जिन को कम करो ताकि लोगों को सस्ता पड़े और लोग ज़्यादा खाएं। डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम तो नहीं, ऐसा ही, उस ऐसे पर ही है असरअंदाज ना। हाँ। अब ऐसे में अगर कोई शख्स बोले यार ये तो फलाना रेट तय कर रहा है, तो जो सूद जो गोश्त जो है वो सुअर का बेच रहा है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है जो गाय का गोश्त बेच रहा है, बकरे का गोश्त बेच रहा है। असल में ये जो रेट का थ्रेशोल्ड फिक्स किया जाता है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए किया जाता है। तो असल सीन ये है कि समझ लें एक मैक्रो लेवल पे एक प्रॉफिट थ्रेशोल्ड दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जो कन्वेंशनल बैंक हैं वो उस रेट पर सूद कमा रहे हैं। मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने आपसे 110 रुपये ले लिए, सही, ये सूद है। सही। लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं स्टेट बैंक ने कहा है कि 10% से नीचे आपको काइबोर रखना नहीं है, 10% से नीचे आपको पॉलिसी रेट रखना नहीं है। तो मैं अगर कन्वेंशनल बैंक हूं, मैं इस बात का पाबंद हूं कि अगर मैं आपको 100 रुपये दूं तो उस पर 10 रुपये लाजमी लूं,
110 मैं आपसे लूंगा। लेकिन अगर मैं इस्लामिक बैंक हूं तो मैं इस बात का पाबंद हूं कि अगर मैं 100 रुपए आपके किसी एक्स वेदर्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसकी जो मैं इंस्टॉलमेंट्स बनाऊं वापसी में, आप जो मुझे वापस दें, तो वो लाजमी तौर पे 110 रुपए का हो। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोबाइल दें मुझे दोबारा से। सपोज करें आप मेरे पास है, सपोज कर लेते हैं 100 रुपए का है, नहीं सोच को बट चले 5 लाख रुपए का है। हाँ प्लीज। मैं कन्वेंशनल बैंक हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल देके ना क्लियर करता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ने मुझे इस बात का पाबंद किया हुआ है कि पॉलिसी रेट 10% है, इससे नीचे कोई प्रॉफिट नहीं रखेगा। आप मेरे पास आए, मैं कन्वेंशनल बैंक हूँ, आपने मुझे बोला सर मुझे 5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना है। मैंने कहा फ़ोन खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, ये ले 5 लाख रुपए, 10% कितने हुए 50,000, आप मुझे 5,50,000 वापस करेंगे 6 महीनों में, ये चले 10 महीनों में, 10 महीनों में आप वापस करेंगे। मैंने स्टेट बैंक की पॉलिसी पे अमल कर लिया, मेरा ये प्रॉफिट हराम है क्योंकि सूद है। अब मैं एक इस्लामिक बैंक हूँ, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला सर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा 5 लाख तो मैं नहीं दे सकता आपको। आपने बोला फिर सर, मैंने बोला आप ये बताएं मुझे 5 लाख रुपए चाहिए क्यों। आपने बोला सर 5 लाख रुपए का मुझे खरीदना है फ़ोन। मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, फ़ोन मैं खरीदता हूँ आपकी तरफ से 5 लाख रुपए का, अब ये फ़ोन मेरा हो गया है, अब मैं इस पर मुराबाहा कर रहा हूँ, मैं 5,50,000 का आपको बेच रहा हूँ। बड़े इंस्टॉलमेंट्स पे। हाँ इंस्टॉलमेंट्स पे। ये मैं अच्छा ये अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है? नहीं, ये बहुत यार मेरा एक मुराबाही सवाल है। जायज़ है। अच्छा एक ट्रेड सवाल क्या है। है? देखें ट्रेड यही है कि आप किसी चीज़ को सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हो, हाँ यही तो ट्रेड है। अच्छा ये मजे की चीज, ये लोग जो ये जो आप कह रहे हो ना अल्फाज, ये सिर्फ एक ही चीज है। ये कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कह दिया कि मुशरिकीन ये कहते थे इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ट्रेड भी तो रिबा की तरह है। अल्लाह ने कहा हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, इसमें यही फर्क है कि मैंने बै को हलाल किया और रिबा को हराम किया। सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? ये एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है, एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है। 2008 का अगर आप रिसेशन देखें ना जहांगीर, आपको ही पता होगा 2008 का जो रिसेशन आया ना, लेमन ब्रदर्स जो क्रैश हो गया था, वो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि लोगों ने लोन्स बेचने शुरू किए, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज थी बेसिकली। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेचनी शुरू की। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ छोटा सा, शायद इसको मैं आम एक लेमैन की हैसियत से समझा सकूँ। मैं एक बैंकर हूँ, मैंने आपको बोला भाई आप मुझसे लोन लें, फलाने को बोला लोन लें, फलाने को बोला, फलाने को बोला, एक मेरा पोर्टफोलियो बन गया जिसमें मैंने 1 बिलियन USD लोगों को लोन दिया हुआ है। और मुझे पता है ये 10 साल में हो जाएगा 3 बिलियन USD। सही है? अब मैं 10 साल वेट नहीं करूंगा, मैं बोलूँगा 10 साल में 3 बिलियन होगा। मैं 1 साल बाद किसी एक्स-वाई-जेड को बोलूँगा यार मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मैं आपको 3 बिलियन की है, वो 9 साल में मैं आपको 1.4 बिलियन की बेच रहा हूँ। उसने मुझे बोला यार सही है। अब मैंने 1 साल में 0.4 बिलियन कमाया, मैं लेके साइड पे हो गया। अब वो बंदा उसको डील कर रहा है, वो भी बंदा आगे बेच देगा 1 साल बाद 1.6 बिलियन की। प्लॉटों वाला सीन हो गया सारा। ऐसा ही है। अब इसमें क्या हुआ, मैं जो है ना, मैंने जब 1 बिलियन की सिक्योरिटी बेची, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है। अब मैंने बोला एक और इसी तरह की ना 1 बिलियन की सिक्योरिटी बनाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब मैं लोगों को लोन देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी शराइत पे पूरा नहीं उतर रहे, जो सैलरी एक क्लास होनी, एक खास ब्रैकेट होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने उन शराइत को नरम कर दिया। मैंने ज़बरदस्ती लोगों को घर बेचे ताकि वो एक 1 बिलियन की एक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट हो जाए, ताकि मैं उसको फिर 1.4 बिलियन की बेच सकूँ। और फिर जब मैंने दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़बरदस्ती बना के 1.4 बिलियन की आगे बेची, तो आप चूंकि मेरी शराइत पे पूरा तो उतर नहीं देते, 1.5 साल बाद आप डिफॉल्ट कर गए। बेसिकली एक पिरामिड स्कीम बन जाती है। ऐसा ही है। मनी नहीं, क्या नाम है इसका? पॉन्जी। नहीं, बड़ी अच्छी मूवी आई है इसके ऊपर अभी यार। अच्छा, वो जो अब यार बड़ी अच्छी मूवी आई हुई हॉलीवुड की, बहुत सारे एक्टर्स हैं उस पे इसी चीज के ऊपर। अच्छा मैंने बिग शॉट। बिग शॉट, यस। बिग शॉट। तो वो उसमें आप हाँ, उसमें सब चीज़ एक्सप्लेन की हुई। अच्छा मेरा एक सवाल है, 2 सवाल है। देख भाई, सिंपल सी बात करूँगा। एक, आज मैंने बुलाए हुए थे बैंक वाले, कन्वेंशन बैंक वाले। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि देखो, पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में, अमेरिका में हो, जो भी बंदा हो, नॉट एवरीवन वांट्स एन एसेट। हर बंदा एसेट लेने के लिए फाइनेंस को नहीं चाहिए होता। कुछ लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए फाइनेंस की उनको नीड होती है, ठीक है। अगर उनकी पेमेंट्स लेट आ रही हैं क्लाइंट से और उनको सैलरीज पे करनी है, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने हैं जो कि एसेट की क्लास में नहीं आते, उनको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए। मेरा अकाउंट अभी एक इस्लामिक बैंक में ही है जो किसी काम का नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैं उस बैंक गया, उनको मैंने बोला कि यार मुझे ना वीज़ा मास्टर कार्ड आप दे दो। आपने मुझे दिया हुआ यूनियन पे,
ठीक है, सही है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैंने उनको बोला कि यार मैं आपको करोड़ रुपए का काम मेरा चल रहा है, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर आपने मुझे क्या दिया? आप मेरे पैसे घुमा रहे हो, जो पूरा काम चल रहा है उस पर मेरे पैसे घुमा रहे हो, 70-30 कर रहे हो। मुझे आपने क्या दिया? मुझे आपने 100 रुपये की रनिंग फाइनेंस की लाइन भी नहीं दी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 तारीख को या 6 तारीख को, बिकॉज आई एम रनिंग अ स्टार्टअप, मुझे 5-6 तारीख को मुझे Salary पेमेंट आ चाहिए। रही है क्लाइंट से और मुझे सैलरी देनी है 1 तारीख को, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो उससे बोलो हमारे पास तो कोई रनिंग फाइनेंस लाइन ही नहीं है। और तुम बात कर रहे हो कि इकॉनमी को ग्रो करना है, इकॉनमी ग्रो होती है बैंकों से, वो पैसा डबल होता है, जो भी होता है ठीक है, वो एक तरह से फियाट करेंसी है और कोई वैल्यू नहीं है, पेपर इज़ पेपर, नथिंग वैल्यू है, गोल्ड इज़ गोल्ड, वो सारी कहानी तो मुझे पता है। अब यहाँ पे इस्लामिक बैंक कहाँ आएगा इस पूरी ट्रांजेक्शन में? कोई मतलब कोई रनिंग फाइनेंस की लाइन ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपके पास एक मशीनरी है। देखो तुम दोबारा मशीनरी पे आ रहे हो ना। नहीं सुनो मैं तो, नहीं, एक सेकंड, देखो सिंपल सवाल पूछूंगा, सिंपल जवाब दो उसका, क्योंकि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे कवर करना है अपना, मुझे क्रेडिट लाइन चाहिए जो कि भी इस्लामिक बैंक मैं भी नहीं जाऊंगा देता। ना भैया तो आप समझेंगे। चलो बताएं आप बताएं। भाई आपके पास एक मशीन है जिससे आप जूते बनाते हो, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं जूते बनाने के। फर्स्ट क्लास सर्विस बेच रहे हो फिर? अगर आप सर्विसेज बेच रहे हैं तो सपोज कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई भी एक्सवाइजेड एसेट है आपके ऑफिस में, या सिर्फ कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर कुछ भी नहीं है और आप एक पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो, तो बैंक आपको पर्सनल लोन नहीं दे सकेगा। भाई ये देख, इसकी वजह है। इसका मैं आपको काउंटर हाँ। दूं सर, जो आपके पास अगर आपका एक अकाउंट हो ना हम्म, जिसमें बहुत सारा पैसा घूम रहा हो, बहुत सारी पेमेंट आपने लोगों को की हो, बहुत सारी पेमेंट आपको रिसीव हो रही हो, कन्वेंशनल बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देता है, खुद ही सही पीछे है। पड़ जाता है, और आपको एक रनिंग फाइनेंस लाइन भी दे देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है भाई। अब कोई बंदा हो जो सर्विस इंडस्ट्री में हो और वो सिर्फ कॉल्स पे काम कर रहा हो, उसके बाद कॉल आए जहांगीर साहब कोई काम कर रहे हैं जिन पे जहांगीर साहब की एक्सपर्टीज़ चाहिए, या जहांगीर साहब फॉर एग्जाम्पल वो बड़ी एग्जाम्पल थी ना कि वो जो एक जहाज़ ख़राब हो गया, 20 दिन लग गए, कोई ठीक नहीं हुआ, फिर एक बंदा आया उसने 5 मिनट में वो सॉल्व कर दिया, उससे पूछा आपने इतने बड़े पैसे क्यों लिए? इसने बोला भाई 5 मिनट नहीं, 30 साल का एक्सपीरियंस था। अब वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो जाके जहाज़ ठीक करता है, ये वो जाके कॉल्स करता है, वो PR करता है, कुछ भी करता है, जैसे मैं पहले करता था। अब तो चलो मैं आई ओन सम एसेट्स, यू गेट माई पॉइंट ना। अब यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग का क्या फ़ायदा हुआ उस एक बिजनेस ओनर को जो कि सर्विस इंडस्ट्री में है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। नहीं तो आप ये देखें ना कि सपोज करें, अगर हम बात करें किसी एक ऐसे बिजनेस की जिसमें एसेट जीरो है, तो उसमें पार्टनरशिप का बिजनेस हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल नहीं देता कोई सर्विस ये वाली, ये कोई बैंक- सर्विस नहीं देता कोई सर्विस बॉस। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये सर्विसेज उस वक्त होती हैं, जैसे अगर मैं एक मशीन की जो एग्जांपल दे रहा तो था, यहाँ पे फेल हो गई ना इस्लामिक बैंकिंग। फेल नहीं हुई इस्लामिक बैंकिंग। देखें मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि सब शुरू में ना, हम जब इजारा करते थे ना, मतलब इस्लामिक बैंक जो इजारा करते थे, इस्लामिक बैंक्स इजारा करने में ना कुछ जगहों पे इस्लामिक बैंक्स को ये पता चला कि यार लोगों ने गाड़ियां ली, 4 महीने 5 महीने बाद लोग अचानक डिफॉल्ट कर गए। मतलब डिफॉल्ट नहीं भी कर गए, लोगों ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई अब हम क्या करें। अब बैंक देख रहा है कि यार मैं फंस गया, क्यों? क्योंकि गाड़ी तो मेरी ओनरशिप में, मैं तो इजारे के बेस पे कर रहा था, वो तो सिर्फ रेंट पे कर रहा था गाड़ी के। बैंक को जब लॉस होना शुरू हुआ ना, तो बैंक ने बोला यार इजारे पे तो हम फंस रहे हैं, हम जाएंगे डिमिनिशिंग मुशारका की तरफ, जिसमें अगर लॉस हो तो उसको भी हो साथ ही। समझ रहे हो? तो बैंक का ये प्रॉब्लम है कि बैंक अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें क्लियरली, मतलब पर्सनल लोन की मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बंदा बोले यार मेरे पास पैसे नहीं है, अब बैंक अगर उसको 1 लाख रुपए दे देगा, 50,000 दे देगा, तो बैंक उस पर प्रॉफिट नहीं रख पाएगा। अगर बैंक उस पर प्रॉफिट एंड करेगा तो वो हराम वही है। बात है ना, यहाँ लिमिटेशन आती है ना, लाहिर लिमिटेशंस तो आएंगी। अगेन लिमिटेशन आती है। अब लेकिन देखिए अगर सर्विसेज हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में बॉस, ठीक है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। हर डेवलप कंट्री में US UK कनाडा कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है? एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, सर्विसेज करें, सर्विस पाकिस्तान कर में रही सर्विसेज हैं। सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री को ही आप केटर नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन यू ग्रो दिस इस्लामिक बैंकिंग? दुनिया में कितने ऐसे बिजनेस हैं जिनमें एसेट जीरो हैं? बहुत सारे बिजनेस है बॉस, बहुत सारे लोग हैं फिनांस काम करते हैं। कितने परसेंट? एक बात ना, एक बात सुनो, एक बंदा है, उसका एक वो है फॉर एग्जांपल, वो रेंट पे उसे जगह उठाई हुई है, कितने लोगों को जानते हैं आप, और वहाँ वो क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों को, टीचर है वो। चेयर्स हैं? चेयर्स तो नहीं लेगा ना बैंक यार, वो तो वैसे ही डेप्रिशिएट हो रही है ना। नहीं, बैंक क्या करेगा? बैंक किसी भी बिजनेस में जाके उसको चाहे लिक्विड और इलिक्विड एसेट्स उसकी value check करेगा हाँ, उसकी।
उसकी इतनी तो इंपॉर्टेंस है ना वैल्यू तो बैंक में। ऑलरेडी हो रही है ना, जब वो देख रहा है कि बंदे का पिछले 3 4 साल से बैंक उससे- करोड़ों का बैंक बैलेंस बैंक मेंटेन उससे हो रहा है। मुजारबा करेगा, बैंक उसको बोलेगा इस बिजनेस में आधा मैं पार्टनर हूँ, ये लें पैसे, आधा मैं पार्टनर हूँ, सर- आप मेहनत करें, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा उसमें इतना इतना परसेंट What if nobody is interested in sharing the revenue? दूसरी बात ये देखें, नहीं तो बैंक अगर आप रेवेन्यू शेयर करने के लिए तैयार नहीं, बैंक आपको लोन नहीं देगा। देखें एक वो बात, बैंक आपसे मुदाखलत देखें करेगी। एट द एंड ऑफ द डे ना, इस्लामिक बैंक हो या कन्वेंशनल बैंक हो, बैंक है। बैंक इज हियर टू मेक मनी। सही है। सर्विस इंडस्ट्री का आपने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये था कि अब आप नहीं तो बैंक एक चीज मुझे बताएं ना, बैंक आप बोल रहे हैं बैंक इज हेयर टू जनरेट प्रॉफिट ना, टू मेक मनी ना, या तो बैंक एक्चुअली पैसा कमा इसलिए रहा है क्योंकि जहांगीर ने पैसा इन्वेस्ट किया वहां पे। तो बैंक तो पैसा, अगर जैसे बैंक कि ने पैसा बैंक नहीं खुद कमाया, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो जहांगीर इंसानों बोलेगा का भाई ही मैंने घन क्यों चक्कर है। दिए पैसे आपको। इंसानों को तो घन चक्कर है, बट बैंक मेरे पैसे से तो दे रहे हैं ना लोगों को लोन, जो मेरा बैंक बैलेंस रखा हुआ है, तो वो क्यों कर रहा है फिर? लेकिन आप इस्लामिक में रखा हुआ है तो फिर वो लोन नहीं दे रहा। वो मुदारबे में जाएगा ना आप। एक सेकंड ना भाई, एक सेकंड। आपने अच्छा, तो मुझे कह रहे हो कि जितना पैसा इस्लामिक बैंक में पड़ा हुआ है करंट अकाउंट के अंदर, नॉट सेविंग अकाउंट, वो पैसा घूम ही नहीं रहा। घूम रहा है, क्यों नहीं घूम रहा? तो घूम रहा है ना वो पैसा। वो किसी, चलो वो किसी रनिंग फाइनेंस टाइप का लोन ना दे रहा हो, बट वो कोई ना कोई और लोन तो दे रहा हो। जैसे मोबाइल ले लिया उसने, हाँ, मैंने हाँ, मतलब मुशारका, मुशारका, diminishing मैंने मुशारका, मेरा मुराबा एक किसी में जा एवरेज रहा है। बैलेंस मेंटेन हो रहा है बैंक सही में है। करोड़ों का, मेरा चल रहा हूँ, मुझे घंटा कुछ नहीं मिल रहा। जहांगीर साहब आए, जहांगीर ने बोला मुझे फोन चाहिए, जहांगीर को फोन ले लिया, वहां से 50 रुपए कमा लिए 6 महीनों में, मुझे कुछ नहीं दिया। तो फिर ये तो सर नहीं तो आपके पास सोल्यूशन है ना इसका। क्या solution आप है? सीधा सीधा सा बैंक के पास जाएं, आप बोलें भाई मैं ये 1 करोड़ रुपए रखवा रहा हूँ, ये मेरे मुनाफा अच्छा एक account काम करें ना, देखिए, ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर विच यू आई एम योर ब्रदर, बट पॉइंट ये है, अभी मेरा करंट मसला है वो सॉल्व कर दें आप इसी पॉडकास्ट में। मुझे ना अकाउंट नहीं खुलवाना कन्वेंशनल बैंक में। मैंने आज बंदा बुलाया था इनके सामने, मुझे अकाउंट नहीं खुलवाना। ऑनेस्टली मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं ऑलरेडी एक लोन के चक्कर में फंस गया था, अल्लाह का शुक्र है निकल गया। अब मुझे रनिंग फाइनेंस चाहिए कि कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई इमरजेंसी हो, कि मेरे पास एक लिमिट हो, और वो कोई इस्लामिक बैंक नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? मैं ये कैमरे बेचूं या कैमरे गिरवी रखवाऊं ब्रांड को? क्या करूं बताओ? आपको असल में आसान अल्फाज में क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी चाहिए। क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, क्रेडिट लिमिट चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। बस हाँ, जब देखें, मुझे जरूरत पड़े तो मैं विड्रॉ कर दूं, फिर वापस उसमें भर दूं। ये एक तरीके से समझ लो, एक आसान अल्फाज में ना, एक आम बंदे के क्रेडिट लिए- लिमिट चाहिए। हाँ, क्रेडिट लिमिट चाहिए हाँ, आपको। वो तो नहीं दे रहा ना इस्लामिक बैंक। नहीं, फैसल बैंक में इस पे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी फैसल बैंक ने दे दी है, नूर कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड इसमें कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक, मैं असल में थोड़ा सा इसको लिमिटेड ही रखना चाह रहा था पॉडकास्ट को। वो थोड़ी सी ना जरा कॉम्प्लेक्स। मुझे अपना पस्ता याद आ गया, तो मैंने बताया आपको हाँ। सब खैर है, guide खैर, कर लें। नहीं, वो कोई मसला नहीं बेसिक है। समझने के लिए ना, हाँ, मुझे बेसिक समझ आ गया। बेसिक वैसे तो मुझे भी समझ आ गया, बट मैं मैं ये खुद भी कह रहा हूँ चाहता वहाँ पे एक लिमिटेशन है। आप फैसल बैंक जाएं, मैं आपको समझा भी दूंगा नूर कार्ड एक्चुअली किस तरह काम करता अरे है। वो तो मैं भी सर्च कर लूंगा। मैं आपको बात कर रहा हूँ नहीं, फैसल search बैंक की। करने से आपने समझ नहीं आया। आपने सिर्फ फैसल बैंक की एग्जांपल दे दी, बट यूनिवर्सली ये चीज़ नहीं हो रही इस्लामिक बैंकिंग में। यार मैक्रो लेवल Many पे people are वाकई नहीं हो रही। suffering because हाँ, of it. I know a lot of people. यही ना, यही मैं बता रहा हूँ कि जब इस्लामिक बैंक कुछ ऑपरेशंस में आपको नई फैसिलिटी दे पा रहा, तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल में फर्क है। आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, आपको कन्वेंशनल दे रहा है, इस्लामिक नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों बैंक्स में फर्क है, तभी तो नहीं दे रहा वो। वो ठीक है, फर्क है, हाँ, बट मेरा अब पॉइंट ये limitations जो है ना, देखिए बैंक क्यों साहब भाई, देखिए बैंक का मकसद क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ना। किस लिए? किस लिए का मतलब लोगों की जरूरियात भी पूरी हो सकती है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए पूरा actually। घन चक्कर इकोनॉमी चलाने के लिए। मेन चीज चलो हाँ सही है, मेन प्रॉफिट पर्पस तो ये जनरेट, है हाँ ना, सही है, मईशत सही है। चलानी है। चलो हाँ सही है। अब आपने एक फॉर एग्जाम्पल यूट्यूबर है, हाँ, इकोनॉमी के लिए, एक हाँ। जहांगीर साहब के पास फोन आ गया 5 लाख का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहांगीर साहब ने, वो मोबाइल की वजह से पड़े हुए होते सही है, जहांगीर साहब ने वीडियो बनाना शुरू कर दी और जहांगीर साहब हिट हो गए, जहांगीर साहब के मिलियन व्यूज आ रहे हैं और कोई करिश्मा हो गया, मोनेटाइज भी हो गया इंस्टाग्राम पाकिस्तान में, और वो उनको स्टार्स मिल रहे हैं और वहाँ से वो रेवेन्यू कमा रहे हैं। अब जहांगीर साहब के पास सिर्फ एक फ़ोन है और ही इज़ अर्निंग मनी, प्लस समटाइम्स यूट्यूब पे हिम लेट, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे एनीवन फॉर सैलरी, कैमरामैन वगैरह, एडिटर वगैरह को नहीं पे कर पा रहा। टाइम थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, आगे किसी के साथ मसला हो गया एम्प्लॉय के साथ, कोई इमरजेंसी हो गई तो वो नहीं कर पा रहा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये मैं फैसल बैंक कर रहा है ना, मैंने आपको बताया। बट इस्लामिक बैंक नहीं कर रहा ना। फैसल इस्लामिक इस्लामिक बैंक है, है। फैसला बैंक तो वन ऑफ एग्जांपल है ना, वो क्रेडिट लिमिट वो भी नहीं दे रहा ना, दे रहा है वो। दे रहा है ना वो। भाई एक चीज समझे ना, एक चीज समझे क्लियरली कि देखें, इकोनॉमी चलाने के लिए हम इस्लामिक बैंक्स, मैं तो किसी इस्लामिक बैंक में काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई इस्लामिक बैंक हूँ अगर, तो हम वहाँ तक रोल प्ले कर सकेंगे जहाँ तक शरीयत ने हलाल किया है।
हम पर्सनल लोन नहीं दे सकते। आप बोलेंगे यार पर्सनल लोन से तो इकोनॉमी चलेगी और ये और वो, अगर स्टेट बैंक भी हमें पाबंद करेगा इस बात का कि यार आप पर्सनल लोन दें तो हम माजरत कर लेंगे, हम पर्सनल लोन नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरा सवाल, आखिरी सवाल है, बस आखिरी सवाल है। सही। आखिरी सवाल ये है कि हु स्टार्टेड दिस इस्लामिक बैंकिंग, कौन इसके बोर्ड पे है, कौन इसको देखता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज इवेंचुअली द पर्सन, देखो अब आप कह सकते हैं कि हदीस का रेफरेंस आपने दे दिया, उन्होंने जो ओवरऑल गाइडेंस है, इस्लाम में गाइडेंस है, एग्जैक्ट रूल ऊपर से नहीं है कि ये रूल है, ये एसओपी है, ऐसा ही नहीं, है। गाइडेंस है, Guidance तरीकों से समझाया आपको। सही है। ये किसने स्टार्ट की इस्लामिक बैंकिंग? यार देखें, इस्लामिक बैंकिंग के नहीं, ना, पहली ब्रांच कब खुली, किसने स्टार्ट की, किस मुल्क ने स्टार्ट की? हाँ, अगर आप ये कहें ना कि इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, वो तो आप डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान हदीस में इवन इस्लाम से ही पहले का मुदारबा मुशारका पहले भी होता है, तो इस्लाम ने इसको जायज़ रखा मुदारबा मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका, ये जो थोड़े मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट्स आए ना, ये आए हैं तकरीबन 50-60 साल पहले। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, शायद दुबई इस्लामिक बैंक वाज द फर्स्ट एक्चुअली बैंक। दुबई, शायद दुबई DIB, शायद दुबई इस्लामिक बैंक था। दुबई में कोई फर्स्ट बैंक खुला था इस्लामिक बैंक, और ये बात है आज से शायद 60 साल पुरानी। 60 साल पुरानी जी। पाकिस्तान में तो इस्लामिक बैंक 2003 में आया शायद, मीज़ान बैंक, और 2006-07 में उसने ऑपरेशन स्टार्ट की। इतना ज़्यादा पुराना नहीं है इस्लामिक पाकिस्तान का जो बैंक है। तो असल में हमने क्या किया है, जो हम इस्लामिक बैंक्स जो हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, उन्होंने सिर्फ वो मोड्स उठाए हैं फाइनेंस के जो कुरान हदीस में मज़कूर थे। हमने उसको किसी तरीके से जहाँ तक हमसे हो सका, हमने उसको कोहरेंट करने की कोशिश की ताकि हम लोगों को सूद से निकाल के इस तरफ ला सकें। और हमने हत्तल इम्कान कोशिश कर ली। यकीन करें, इस्लामिक बैंक्स के अगर आप वो देखें ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, या लोगों के अगर आप रिव्यूज़ लें, बाज़ औक़ात जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं बोलते हैं यार एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। वो मैंने आपको बताया, आउटकम सेम लग रहा होता है लोगों को। इतनी, एक बंदे को जब तक फाइनेंस की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, वो नहीं बता सकता कि यार मैं लिटरली, मैं अगर यहाँ डिफ़ाइन करूँ इस्तिस्ना, इजारा और सलम में क्या डिफरेंस है, तो एक ले मैन को समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा यार। आखिर में सिर्फ एक बात करूँगा, अगर हम इस्लामिक बैंकिंग में काम करते हैं, मतलब वहाँ पैसा रखवाते हैं, जो भी की चीज़ करते हैं, क्योंकि देखो हमारे तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक हो चुका है ना, अगर वो नाजायज़ हुआ अल्लाह के नज़दीक तो उसका भार हमारे ऊपर नहीं। सही, सिंपल इज़ दैट। फिर किस बात का रोना है इतना? लेकिन यार मैं वाकई में कह रहा हूँ कि जितना मैं सारी ज़िंदगी नहीं समझा था इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, और वो मैं तकरीबन आधे पौने घंटे की नशिस्त में जो है ना मैं समझ गया हूँ। तो एक क्वेश्चन मुझसे और कर लें जहांगीर। मुझे भी आ रहा है सवाल, चला एक क्वेश्चन ये लंबी कर देगा। एक क्वेश्चन मुझे अभी भी कुछ सवालों का कि एक क्वेश्चन लोग यूजुअली ये करते हैं कि भाई ये जो इंस्टॉलमेंट्स पे, लेट पेमेंट्स पे जो सरचार्ज लगता है, वो मैंने आपसे कहा ना कि जो आप मिसाल के, मैंने ये इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल उठा लिया, तो ये किस तरह से होगा? फिर आपने मुझे बताया कि वो मुनाफा रख लेगा पहले से ही। मुनाफा तो ये कि हमने ये बात समझ लें कि अगर कोई चीज़ मैं इंस्टॉलमेंट पे बेच रहा हूँ, चाहे ज़्यादा में बेच रहा हूँ, इस्लाम इस बात का पाबंद करता है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखें कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया कि मैंने आपको मोबाइल दिया और मैंने किस्तें बना दी, बस खत्म है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सपोज कर लेते हैं अगर आप 10 तारीख तक एक किस्त देने में नाकाम रहे, तो मेरे लिए बात ये जायज़ नहीं है कि मैं उस पर कोई लेट सरचार्ज लूँ। सूद नहीं है वो, लेकिन बहरहाल पेनल्टी है। हमारे यहाँ जायज़ नहीं है वो, मतलब इस्लाम में ना। अब सीन ये है कि ये पेनल्टी बैंक नहीं ले सकता, इस्लामिक बैंक। अब जब वो इस्लामिक बैंक ये ले ही नहीं सकता, तो इस्लामिक बैंक किस तरह पाबंद करेगा अपने कस्टमर को कि वो टाइम पे पेमेंट करे? क्योंकि अगर इस्लामिक बैंक बोले नहीं यार आप पेनल्टी ना दें, तो कौन 10 तारीख को पैसे देगा? कोई भी नहीं देगा। तो इस्लामिक बैंक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे से एक नज़र मनवाता है, मन्नत मनवाता है कि अगर आप इस बात की मन्नत माने या नज़र माने कि अगर मैंने 10 तारीख से लेट पेमेंट की तो मैं 100 रुपये सदका करूँगा। हाँ, अब मज़े की चीज़ ये, मन्नत इबादत के अलावा किसी चीज़ की हो नहीं सकती, वरना बैंक शायद ये बोल देता अगर आपने 10 तारीख से लेट पेमेंट की तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अब बैंक की यहाँ लिमिटेशन फिर आ गई। अब बैंक सिर्फ क्या करता है, बैंक एक चैरिटी फंड बना देता है कि अगर आपने 10 तारीख तक पेमेंट नहीं की तो नज़र फ़ौरन आपके ऊपर अप्लाई हो गई। और वो चैरिटी वाकई में चैरिटी कामों में जाती है। जी हाँ, पूरा एहसान ट्रस्ट, मेरे ख्याल है मैदान का शायद एहसान ट्रस्ट है, ऐसा कुछ है सीन। यार मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिटरली देखी हैं कि जिसमें बैंक ने 70 लाख रुपए एक सिर्फ शुबे की वजह से सदका किया बगैर सवाब की नीयत के, कि यार फलानी जगह हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट में ना कोई एक्सवाइजेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हुई जिसकी वजह से शायद उस जगह पे ना थोड़ा सा इशू आया। 70 लाख रुपए मुझे अच्छी तरह याद है
एक ऐसी उन्होंने बोला भाई इसको ये इसमें मसला आ गया है। क्योंकि मुफ्ती के तो सर पे आ गया ना, मुफ्ती क्या तनख्वाह ले रहा है 60-70 हज़ार लाख रुपए 1.25 लाख। इसके चक्कर में तो अपना गर्दन नहीं वो फंसाएगा। यही ना, ये तो समझ लो। अच्छा लोग पता क्या समझ रहे हैं, फलाने मुफ्ती ना उसका ना बैंक, मैंने लिटरली एक कमेंट देखा है सोशल मीडिया में, इतना हैरान हुआ। उन्होंने जाके ना पाकिस्तान से ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में ना, तो ये गए होंगे किसी यूरोपियन कंट्री में, जाके उन्होंने किसी बैंक का, पुरानी बात है पता नहीं गए भी नहीं गए, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता। तो बहरहाल वो लिखने वाली लिखती हैं खातून के, ये आए और इन्होंने फलाने बैंक का जो है ना वो इन्होंने वो देखा, सेटिंग देखी, इन्होंने बोला ये बैंक इस्लामिक है, और दूसरे बैंक को इन्होंने बोल दिया ये इस्लामिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए। मतलब आए मूवमेंट हो गया तो अजीब सी बात है करने की। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में, हाँ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अगर एक बैंक चाहे पैसे दे के इस्लामिक ले, तो या तो बहुत आसान होना चाहिए फिर, एग्जैक्टली। लेकिन नहीं हो पा रहा ना यहाँ पे। इसका मतलब ये हमने बात की लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक इस्लामिक बैंक वही कर रहा है जो एक कन्वेंशनल बैंक कर रहा है, कुछ जगहों पे जाके फंस अच्छा एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है, इसके बाद कर आखिरी पहले भी आपने बोला था। ये मुझे दोबारा आ गया। एक बात बताओ, हाँ। दुनिया का मसला क्या है इस टाइम? बहुत मसले हैं। नहीं, मेन मसला इकॉनमी में क्या है? फियाट करेंसी, सही है, दैट्स द इशू, फेक मनी। ऐसा ही है। तो डज इस्लामिक फाइनेंस स्टॉप्स दिस? नो यार ये ना देखें, Like एक we चीज मैं have आपको बताऊं। we have fake हाँ, economies, हाँ, ये फेक मनी, फेक वैल्यू ऑफ थिंग्स। हाँ, अब एक चीज बताऊं आपको। यार ये ना फिर वही टेक्निकल एक क्वेश्चन कर लिया। शरीयत में ना तुमने ही कहा था साथ बैठो, मैंने कहा था पूछूंगा। ये असल में फिर लंबी हो जाएगी। तो शरीयत में इसके ना- बाद बस वाइड अप शरीयत में करते ना हैं। हाँ। करेंसीज की 2 टाइप्स हैं। जहांगीर ये भी एक टेक्निकल, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। शरीयत में ना समन की 2 करेंसी की ना 2 टाइप्स, समन पैसे को बोलते हैं, मैं बार बार समन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। समन की ना 2 टाइप्स हैं, एक है समन खल्की और एक है समन उर्फी। खल्की वो है जिसको कुदरत ने, नेचर ने पैसा बनाया है, करेंसी बनाया है, सोना और चांदी। मजे की बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक समन उर्फी था। समन उर्फी मतलब वो जो नेचुरली समन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको समन बना दिया, वो थे फुलूस, सिक्के। जैसे रोमन्स ने सॉल्ट किया सिक्के था, थे आपके दौर में, सोने चांदी के अलावा भी। जैसे रोमन्स ने सॉल्ट को यूज किया था, स्पेनिश एम्पायर ने सिल्वर के सिक्के थे, सिल्वर इतना हो गया था दुनिया में, फिर वही हो गया सिल्वर तो फिर वही वो आ गए ना नेचुरल, बट उन्होंने क्वालिटी, आयरन के, उन्होंने वो कॉपर के। हाँ, तो वो कम करना शुरू कर दिया था ना। अब ये सीन है। अब आपको एक चीज मजे की बताऊं कि जैसे ही फीट करेंसी आई ना, तो हमारे स्कॉलर्स ने इतना कन्फ्रंट किया इसको ऊपर हराम का फतवा लगाया। जैसे आप लोग बोलते हो ना यार, मौलवी शुरू में ना हर चीज हराम कर देते हैं, बाद में जाके हलाल कर बात देते तो सही है। यही हुआ। हमने इसको कहा कि भाई ये एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जकड़ रही है। हमने कोशिश की, हम उसको हराम करते रहे। एक वक्त आया कि हरज आम हो गया। अब उसके बगैर चारा नहीं है। उसके बगैर जब चारा नहीं था, तो एक बहुत आसान सा सोल्यूशन है। मैं बोल दूं यार ये पेपर करेंसी हराम है, तो आप बोलोगे भाई सही है, हराम है, मैं आप कर रहा हूं। हाँ, अब कैसे चलाएं निजाम? बैंकिंग हराम है, चलो भाई इस्लामिक बैंक भी हराम है। अब लोगों ने बोल दिया, अब क्या करें भाई? तो यार अब एक चीज़ ऐसी है, जब शरीयत कहती है कि जब वो चीज़ इतनी आम हो जाए, तो हमने उसको सामान उर्फी कंसीडर कर लिया। अब ये सामान उर्फी है, यानी इस 10 रुपए में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक पेपर प्रॉमिस है कि आपको 10 रुपए के मालिक सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ना, बैंक दौलत पाकिस्तान, वो नहीं, जो नीचे लिखा हुआ है वो तो सही है। नहीं, हामिल आदा को मुतालबे पर अदा करेगा तो कुछ भी नहीं है। अभी ये दुनिया में कौन सी करेंसी है जिसकी बैक पे गोल्ड है? कोई भी नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया? सुने तो, अब हमने इसको समन उर्फी कंसीडर कर लिया। अब हम इसको समन उर्फी बना रहे हैं मजबूरी की हालत में। अब ये मजबूरी तब तक है जब तक ये पेपर करेंसी है। अब इस पेपर करेंसी को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी कि हम गोल्ड और सिल्वर की करेंसी की तरफ जाएं। गोल्ड दिनार लॉन्च करें, जैसे वो लीबिया में कर रहा था, उसको मार दिया फिर। हाँ, अब ये आपको फिर पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है अगर हम गोल्ड सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। कैसा ट्राई करते रहेंगे। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ओवरडोज हो गई चीज़ें। बट यार मज़ा आया। थैंक यू सो हम मच। कोशिश करते हैं कि आपसे ना इसी तरह की जो पेचीदा इस्लामी मौजू है ना, उस पे आपकी राय लेते रहें, ताकि हम जो मुफ्ती साहब भी यहाँ भाई जो आपके यहाँ मान लेंगे, बाकी आप जाने अल्लाह जाने। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे से बंदा जिसको कुछ अलिफ बे भी नहीं पता थी, अब बहुत बेसिक चीज़ें कम से कम मुझे पता है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, कन्वेंशनल बैंकिंग के हवाले से, इंटरेस्ट क्या होता है, मुनाफा क्या होता है। आप लोगों को कोई सवाल हो इस पर,
या कोई अशकाल हो इस जो डिस्कशन हुई है इसके, तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश करेंगे कि जब अगला सेशन काजी साहब के साथ हम करेंगे तो आपके सवाल ज़रूर शामिल करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, मलिक जहांगीर इकबाल को, अल्ताफ़ वज़ीर साहब, काजी मोहम्मद हारिस साहब को। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।